नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी की हमारी 8 PM पर डे आपको एक क्लास आती है। और अभी फ़िलहाल में ये है कि कोई स्टूडेंट जो है ज़्यादातर उन्हें अभी आदत पड़ चुकी है पढ़ने की, वो भी स्मार्ट बोर्ड पे। देखिए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है और जो भी चीज़ें हैं हम वाइट बोर्ड पे ही समझाते हैं। हर चीज़ आपको वाइट बोर्ड पे मिलती है। देखिए हमें कंटेंट से मतलब होना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वाइट बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हो या फिर इस वहाँ पे आप या फिर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो। देखिए कंटेंट हमारा ज़रूरी होता है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो हम ये डिपेंड नहीं करते, ये नहीं देखते कि क्या आप वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हो या आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हो। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर जिनको भरोसा नहीं है हम पर अभी भी फ़िलहाल, तो आप देखना जब आपका एग्ज़ाम होगा और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा वहाँ पे कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, तब आपको समझ में आएगा कि काश हम इन क्लासों को कर लेते तो हमारा आज सिलेक्शन हो जाता निश्चित ही। क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का आप जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं चले। सालों साल आप ऑनलाइन पढ़ते आ रहे हो, खरीदते चैनल को खरीदते आ रहे हो, और क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाई का जब आपको ये तक नहीं पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज तक। ऐसा क्या फ़ायदा आपका पढ़ने का भी, ऑनलाइन पढ़ने का भी ऐसा क्या फ़ायदा जो आपके याद तक नहीं हो रहा हो? क्या फ़ायदा इस चीज़ का आपके बताइए। इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं भी जुड़ जाइए, आप देखिए कि क्या मैं वहाँ से पढ़ करके क्या मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ या नहीं लगा पा रहा हूँ, या मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। या जीएस की ही बात करें तो हम जीएस में क्या मेरी जीएस कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है, आप इस चीज़ को देखिए आज नोट करके। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप जीएस अगर आपको कंप्लीट करनी है तो आप किसी भी एक्सेल चैनल के साथ जुड़ जाइए। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आप लगाइए वहां पर। प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस सेट आपके ऑफलाइन भी लगाने के लिए आते हैं। आप प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाइए। जीएस अगर आपको कंप्लीट करनी है तो मेरा मानना ये है कि जीएस आपको कंप्लीट तब होगी आपकी जब आप कहीं थॉर्टिकल पढ़ रहे हो और उस थॉर्टिकल के साथ साथ आप क्या पढ़ रहे हो वहीं पर आप प्रैक्टिस लगा रहे हो। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी बुकें मिलेंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं, आपको वहाँ जाकर के देखिए। आप प्रैक्टिस सेट लेकर आइए और थॉर्टिकल पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए उसमें से, फिर देखिए कि आपकी तैयारी है या नहीं है। ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सालों साल आप तैयारी करते रहें, तैयारी करते रहें, तैयारी करते रहें, क्या फ़ायदा ऐसी तैयारी का जब आप सिलेक्शन ही नहीं पाओ? क्या फ़ायदा ऐसी तैयारी को कि आपको कम से कम ज़्यादा नहीं 30% भी नॉलेज ना हो? क्या फ़ायदा ऐसी तैयारी करने का? तो मेरे भाई मैं सीधी ये कहना चाहता हूँ सभी से कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कृपया अपनी फोकस को अच्छी तरीके से करके कीजिए। जो गोल, जो अचीव आपने सोच रखा है कि ये गोल मुझे पूरा करना है, मुझे यूपी पुलिस में जाना है, मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, तो उसके लिए ना आप एक टारगेट बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तैयारी करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है। कहीं जाकर के तब जाकर के नंबर आता है। इस चीज़ को लेकर के आप सोचिए एक बार बैठ करके कि लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे भी आगे हैं और कम से कम कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो आप तैयारी इस तरीके से कीजिए। और ये सोचते होंगे आज आपको मेरी क्लास आज बेकार लग रही होंगी। क्यों लग रही होंगी? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिखवाता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ। आज एक दिन याद रखना, आप इन्हीं क्लासों को देख करके कहोगे कि हाँ ये क्लास ठीक थी, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ते नहीं थे उस समय। याद देखना कि आपको हर एक चीज़ वहाँ से आपको मिलेगी। चाहे आप मेरी क्लास करके देख लेना, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप मेरी इन क्लासों को करके देख लेना। और इन क्लासों के बाद एक लूसेंट का प्रैक्टिस सेट आता है जो क्या कहते हैं लूसेंट का एक प्रैक्टिस सेट है, जो एक मोटी बुक आती है लूसेंट की, उस लूसेंट में से आप प्रैक्टिस लगा लेना। मैंने यहाँ आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए हैं और उन्हीं राष्ट्रीय उद्यान को आप वहाँ लगा देना लूसेंट में से। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, आपको अगर कम से कम अगर 100 क्वेश्चन लगाओगे तो 80 क्वेश्चन अगर आपके ना फंसे इसमें से पढ़ाए हुए, 80 क्वेश्चन अगर ना आए तो मुझे बता देना। आप पढ़िए तो सही, भरोसा तो कीजिए एक बार। लेकिन आप भरोसा करते नहीं है, क्योंकि आपका भरोसा कहाँ है? अभी फ़िलहाल आपका भरोसा स्मार्ट बोर्ड की तरफ जा रहा है। आप पढ़िए, मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए, ठीक है? एक बार भरोसा करके देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज आपको ये क्लास अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक दिन आप याद रखोगे इन क्लासों के बारे में, ठीक है? चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की जो हमारी क्लास है वो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, किस जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें मैंने बताई थी कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वर्तमान में 106 है और जिनमें से
हर एक राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनका निर्माण कब हुआ था, कौन से ज़िले में स्थित है। ज़िले और राष्ट्रीय उद्यान मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जबकि निर्माण मैं आपको बताऊँगा हर एक उसका। जैसे आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करते हैं। तो एक है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार में स्थित है आपके कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 को इसका निर्माण हुआ था 1992 में। इसे कहते हैं कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा था गलथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। ये भी अंडमान में स्थित है और इसका भी निर्माण हुआ था 1992 में। 1992 में किसका निर्माण हुआ था? तो इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कब हुआ था? 1992 में, यानी 1992 में दो राष्ट्रीय उद्यान बने जो अंडमान निकोबार के अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैं। इनमें से एक है आपके कैंपबेल बे और एक है आपके गलथिया। अगर आपसे पूछे कि गलथिया और कैंपबेल कहाँ पड़ते हैं तो ये अंडमान में, इनका निर्माण हुआ था 1992 में। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983, कहाँ? 1983। 1983 में जिस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया था उसे हम जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से, और ये अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान में। एक आता है माउंट हैरिएट। माउंट हैरिएट की बात करें तो माउंट हैरिएट राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987, यानी 1987 में माउंट हैरिएट बना था आपके 1987 में। झांसी की रानी की बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ था 1996 में। 1996 में इस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ था। और सैंडल पीक की बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1987 में सैंडल पीक। अब इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अंडे के गम में रानी ने सैंडल ली। अंडे के गम में रानी ने सैंडल ली। तो अंडे के गम में, ठीक है, अंडे के गम में। अब यहाँ कैसे कर सकते हो? अंडे से हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडे के, तो के में से हो जाएगा कैंपवाल, गे से हो जाएगा गलथिया, में से हो जाएगा माउंट हैरिस, गम तो गे में गम में रानी से हो जाएगा रानी, और सैंडल से हो जाएगा सैंडल। तो अंडे के गम में रानी ने सैंडल ली। क्या ली? अंडे के गम में रानी ने सैंडल ली। तो आप इसको याद रख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रिक याद रख सकते हो कि अंडे के गम में रानी ने सैंडल ली। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडे से हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के देख रहे हैं, ठीक है। के में से हो जाएगा कैंपबेल, गे से हो जाएगा, ठीक है, गलथिया, में से हो जाएगा महात्मा गांधी, में से हो जाएगा माउंट हैरिस, रानी से हो जाएगा रानी झांसी, और ने को आप साइलेंट छोड़ दीजिए, और सैंडल से हो जाएगा सैंडल पीक। कहाँ पर स्थित है सर? ये सभी के सभी स्थित हैं आपके कहाँ? ये स्थित हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो राष्ट्रीय उद्यान हो गए। आइए बात करते हैं तेलंगाना वाले की। तेलंगाना की बात करें तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की, तो इनके बारे में बात करें। इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा यहाँ पर कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और कैसे कहाँ पर इसका विस्तार है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक हो गया। आगे बात करें तेलंगाना वालों की, तो तेलंगाना में पड़ता है कायसू ब्रह्मानंद रेड्डी, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तेलंगाना के हैदराबाद ज़िले में स्थित है। महावीर हरीना वनस्थली, ये भी आपके रंगारेड्डी ज़िले में स्थित है। और इसके बात करें मृगोगावानी की बात करें तो ये भी आपके रंगारेड्डी ज़िले में ही स्थित है। अब इनकी स्थापना कब हुई? इनकी स्थापना की बात करें तो इसकी भी स्थापना होती है आपके 1994, यानी 1994 और 1994 में, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान बना तेलंगाना के। अब इनको आप कैसे याद करोगे? इनको याद करने का एक तरीका ये होता है कि तेल बेचना महावीर का काम है। किसका? यहाँ से आप याद रख सकते हो तेलंगाना के इनको कि तेल बेचना, क्या? तेल बेचना, ठीक है। तो यहाँ से मतलब मैंने जो ट्रिक बनाई है वो इस तरीके से है, बाकी आप ट्रिक ये बना सकते हो। तेल बेचना महावीर का काम है, महावीर का काम है। अब इसमें से आप
दोनों को आप साइलेंट कर लीजिए। दोनों को आप किसको साइलेंट करेंगे, दोनों को आप साइलेंट कर दीजिए यहाँ पे। तो महावीर का काम है तेल बेचना, तो यहाँ पे तेल से हो जाएगा तेलंगाना, बेचने को आप साइलेंट कर दीजिए। मैं से हो जाएगा मृगुवानी और मैं से हो जाएगा महावीर, महावीर से महावीर हो जाएगा और मैं से आप चाहे तो यहाँ पे मृगुवानी कर सकते हो। का से हो जाएगा कायसु, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा मैं है आप चाहे मृगुवानी कर दीजिए, चाहे आप कर सकते हैं यहाँ पर महावीर। तो महावीर से आप महावीर कर लीजिए, इसके पहले वाले मैं से कर लीजिए आप मृगुवानी, और यहाँ पे का से हो जाएगा कायसु। तो का को आप साइलेंट यहाँ छोड़ सकते हैं, और ये वाला जो का है इससे आप क्या कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं को ना लगा करके आप ऐसा कर सकते हैं कि तेल बेचना महावीर का काम है। तो यहाँ पर जो ट्रिक लगेगी वो ट्रिक ये है कि तेल से हो जाएगा तेलंगाना, बेचने को आप साइलेंट छोड़ दीजिए, बेचने का कोई अर्थ नहीं होता है। महावीर से हो जाएगा महावीर हरिना वनस्थली का, और काम से हो जाएगा का से हो जाएगा कायसु ब्रह्मानंद रेड्डी, और मैं से हो जाएगा मृगुवानी, ठीक है, मृगुवानी राष्ट्रीय उद्यान। तो तेल बेचना महावीर का काम है, ये हैदराबाद में स्थित है। कायसु ब्रह्मानंद रेड्डी हैदराबाद में स्थित है। महावीर हनीना वनस्थली रंगारेड्डी जिले में स्थित है, और मृगुवानी की बात करें तो ये भी रंगारेड्डी जिले में स्थित है। इनके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण हुआ था 1994 में, 1994 में। आइए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश में एक है पापीकोंडा, है, एक राजीव गांधी है, एक श्री वेंकटेश्वर है। अब ये कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो देखिए पापीकोंडा की बात करें तो पापीकोंडा पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी में स्थित है आपके पापीकोंडा। राजीव गांधी की बात करें तो कुड़प्पा में स्थित है, और श्री वेंकटेश्वर की बात करें तो चित्तूर एवं कुड़प्पा, ये आंध्र प्रदेश के 2 जिले पड़ते हैं, इन्हीं में स्थित है आपके आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इनकी स्थापना की बात करें तो कब इनकी स्थापना हुई थी, 2008, 2005 और 1989। तो 2008, ठीक है, 1989 और 2005 में इनका निर्माण हुआ था, इनको बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था इनको। तो राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, ये 2005 में, राजीव गांधी 1989 में, और पापीकोंडा 2008 में, ठीक है। और इनके लिए जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, इनमें आंध्र प्रदेश की ठीक है, आप श्री राजीव पापा, ठीक है, या में मतलब एक तरीके से आप रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के आप, ठीक है, आप श्री राजीव, ठीक है, राजीव पापा। आपसे तो मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे आ से लगा सकते हो, या आओ, ठीक है, आओ श्री राजीव पापा ऐसा कर लीजिए यहाँ पे। चलिए, आओ श्री राजीव पापा, यानी एक व्यक्ति है, एक लड़का है कोई, उसके पापा का नाम है राजीव, वो अपने पापा को बुला रहा है कि आओ श्री राजीव पापा। तो यहाँ से आप रख सकते हो, आओ से मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, या आप कर लो यहाँ पे, आप से मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, श्री से हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान, राजीव से हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और पापा से हो जाएगा पापीकोंडा। तो इनको याद रख सकते हो आप कि आओ, ठीक है, श्री राजीव पापा, या आप श्री राजीव पापा, यानी आप कौन है, श्री राजीव पापा है। आपको अभी हंसी आ रही होगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि ट्रिक ऐसी विचित्र है। मैंने आपको इन राष्ट्रीय उद्यानों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। आप इन ट्रिकों को देख सकते हो कि आप श्री राजीव पापा, आप से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र, पी से हो जाएगा प्रदेश, श्री से हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर, राजीव से हो जाएगा राजीव गांधी, और पापा से हो जाएगा पापीकोंडा। और इनका निर्माण कब हुआ था आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको नोट कीजिए पहले, उसके बाद हम उधर चलते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अरुणाचल प्रदेश वालों को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको आप कर लीजिए। यहाँ तक हो गया। चलिए अब बात करें हम इसमें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश वाले यहाँ पे दिख रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश नहीं दिख रहा आपको, छत्तीसगढ़ वाले इनको देख लेते हैं इतने। अरुणाचल प्रदेश के वाले को हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाले को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम छत्तीसगढ़ वाले देख ले कि छत्तीसगढ़ में स्थित कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास, इंद्रावती कुटरू, ये इंद्रावती या कुटरू के नाम से जानते हैं, और कांगेर घाटी। कांगेर घाटी आपके राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है, बस्तर जिले छत्तीसगढ़ में स्थित है।
और दांतेवाड़ा जिले में स्थित है आपके इंद्रावती और सरगुजा एवं कोरिया, सरगुजा एवं कोरिया, ठीक है, ये स्थित है आपके गुरु घासीदास। अब इनके लिए जो ट्रिक है, ये कब बने थे इनकी बात करें कि ये छत्तीसगढ़ वालों का निर्माण कब हुआ था, तो एक का निर्माण हुआ था 1981 में, एक का 82 में, दूसरे का भी 82 में हुआ था। तो 1981 यानी 1981, 1981 यानी 1981, 1982 और 1982 में ही ये बना था आपके राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ स्थित है, ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। तो इनके लिए अगर जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है मैं ट्रिक बता दूं आपसे, तो छत्तीसगढ़ वाले जो हैं, छत्तीसगढ़ के इंद्र गुरु जी कौन से हैं, छत्तीसगढ़ वालों की ट्रिक क्या है कि छत्तीसगढ़ के इंद्र गुरु जी, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, के इंद्र गुरु जी कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इंद्र गुरु जी, जहाँ पर जी को आप साइलेंट छोड़ दीजिए, ठीक है, क्या के से हो जाएगा कांगेर घाटी, इंद्र से हो जाएगा इंद्रावती और गुरु से हो जाएगा गुरु घासीदास। तो छत्तीसगढ़ के इंद्र गुरु जी, इनको याद कर लेना। आप कहोगे जी इतनी ट्रिकों को याद करने के लिए आप हमें भी एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, तो मेरे भाई ध्यान रख लेना, केवल ये मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ इन्हें याद करने का। बाकी आपकी इच्छा है कि आप किसी भी तरीके से इनकी ट्रिक बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं ट्रिकों को याद करो, क्योंकि इतने सारे राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने का यही एक आसान तरीका मुझे लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरीके को आप तक शेयर करूं। ये आसान, इससे आसान तरीका आपको जो भी लगे आप उस आसान तरीक़ों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप राष्ट्रीय उद्यानों को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक है आपके के से हो जाएगा कांगेर घाटी, इंद्र से हो जाएगा इंद्रावती और गुरु से हो जाएगा गुरु घासीदास। और ये किस जिले में स्थित है, गुरु घासीदास स्थित है आपके सरगुजा एवं कोटजिया, इंद्रावती जो आपके स्थित है दंतेवाड़े में कोटजिया है, और कांगेर घाटी आपके बस्तर में है 1981, 1982, 1982। गोवा की बात करें तो इसमें एक ही है आपके भगवान महावीर मोल्लेम। ठीक है, भगवान महावीर मोल्लेम, और ये उत्तरी गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोवा में, और इसका निर्माण हुआ था 1992 में। 1992 में ये बना था। ठीक है, क्या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, ये 1992 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना, याद रखना इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे जो हमारा है वो है गुजरात वाला। ठीक है, ठीक है, गुजरात वाला। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन कौन से स्थित हैं, तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो स्थित हैं, आइए गुजरात वाले राष्ट्रीय उद्यानों को हम देखते हैं कि गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो एक है आपके बसंता राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। ब्लैक बक भावनगर जिले में स्थित है। गिर वन आपके जूनागढ़ में स्थित है। ये गिर वही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर भारत में एशियाई शेर पाए जाते हैं, और पूरे भारत में एशियाई शेर पाए जाने वाला जो स्थल है वो है गिर। ठीक है, और मरीन से हो जाएगा मरीन, ये जो कच्ची खाड़ी में पड़ता है, ये जामनगर जिले में स्थित है। अब इसको याद करने का एक तरीका ये है कि दादी के गम में बाबा। ठीक है, दादी के गम में बाबा, तो दादी के गम में बाबा। ठीक है, दादी के गम में बाबा, आप इसको याद रख सकते हो कि दादी के गम में बाबा। अब दादी को रख दीजिए, आप दादी को कर दीजिए साइलेंट, दादी और के को कर दीजिए आप साइलेंट। गम से हो जाएगा यहाँ पे गम, गे में गम, तो गे से हो जाएगा गिर, मैं से हो जाएगा मरीन, या गम से आप कर सकते हो गिर। ठीक है, तो दादी के गम में बाबा से आप कर सकते हो कि गम से हो जाएगा गिर, मैं से हो जाएगा मरीन, बा से हो जाएगा बसंदा, और बा से हो जाएगा ब्लैक बक। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है आपके कहाँ, गुजरात में। इनकी बात करें कि इनका निर्माण कब का हुआ था गुजरात वालों का, तो एक का 1979 में हुआ था, 1976 में एक का निर्माण हुआ था, एक का 1975 में, एक का 1982 में। तो 1979, 1976 और 1975 और आपके 1982। ठीक है, इसमें इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था बसंदा का, तो 1979। ठीक है, ब्लैक बक का निर्माण हुआ था 1975। ठीक है, और वहाँ पर हम गिर की बात करें तो लगभग 1975 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। 1970, ठीक है, 1976, ठीक है, 1975 और इसका निर्माण हुआ था 1976 में। मैंने आगे पीछे कर दिया थोड़ा, 1975 और मरीन की बात करें तो 1982 यानी 1982 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, किसका,
ये है आपके 1982 में, जो जामनगर में स्थित है, इसे मरीन कहते हैं, और ये कच्छ की खाड़ी वाला। आगे बात करें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर आपके एक पड़ता है सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपके पड़ता है श्रीनगर में, सिटी फॉरेस्ट श्रीनगर में, दाचिगाम श्रीनगर एवं पुलवामा, ये वही पुलवामा जहाँ 14 फरवरी को हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे, उस स्थान का नाम था पुलवामा, पुलवामा अटैक 14 फरवरी, ठीक है, एक ब्लैक डे के नाम से इसे हम जानते हैं। तो हमारे जवान शहीद हुए थे भारत के। किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ एवं डोंडा और काजीरंगा, काजीबांगा, ये काजीनांग है, ये काजीनांग है, काजीरंगा नहीं है, काजीनांग है, ये बारामूला ज़िले में स्थित है। कहाँ है? बारामूला ज़िले में। इसकी बात करें तो ये 1992 में इसका निर्माण हुआ था, 1992 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसकी बात करें तो 1981, यानी इसका 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किश्तवाड़ की बात करें तो इसको 1981 में घोषित किया गया था, 1981 में घोषित किया गया था। वहीं काजीनांग की बात करें तो इसको 2007 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसको? 2007 में। तो 2007 में काजीनांग आपके राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था कब? 2007 में। ठीक है, ये जो तिथियां हैं ये सभी के सभी वो तिथियां हैं जब इनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का केंद्र सरकार के द्वारा एक ये होता है कि उसमें 5 जानवरों को चिन्हित किया जाता है, जिसमें बाघ होता है, गैंडा होता है, शेर होता है, ठीक है, बाघ, गैंडा, शेर और आपके हाथी, ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। इनमें से आपके ये राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। आइए बात करते हैं आगे अरुणाचल प्रदेश वाले राष्ट्रीय उद्यानों की। इनको आप पहले नोट कर लीजिए, चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए आगे बात करें। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बात करें। आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले राष्ट्रीय उद्यानों की। अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है आपके नामदफा, एक है आपके मावलिंग। मावलिंग और नामदफा ये 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। एक आपके नामदफा जो अपर सियांग में स्थित है, एक सियांग जिला है अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर स्थित है, और दूसरा है मावलिंग। इसको याद करने का एक शानदार तरीका ये है कि अरुण नाम है किसी का, तो एक व्यक्ति है उसका नाम है अरुण, तो अरुण नाम है किसी व्यक्ति का, तो यहाँ से आप रख सकते हो नाम। क्या रख सकते हो? नाम। नाम से याद रख सकते हो, ना से हो जाएगा, ठीक है, ना से हो जाएगा नामदफा, और में से हो जाएगा मावलिंग। तो नाम याद रख सकते हो आप, नाम। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम, तो अरुण से हो जाएगा अरुण नाम, कि अरुण नाम है, मेरा नाम अरुण है, तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और नाम से हो जाएगा नामदफा, और मैं से हो जाएगा मावलिंग। ये चंगलांग जिले में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें कि इनका निर्माण कब हुआ था, एक का निर्माण हुआ था 1986 में, एक का निर्माण हुआ था 1983 में। तो 1986 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, इसको किया गया था 1983 में। किसका? अरुणाचल प्रदेश वाले का। आइए जानते हैं असम वाले राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो असम वाले जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इसमें 7 राष्ट्रीय उद्यान। एक है डिब्रू सेखोवा आपके स्थित है तिनसुखिया जिले में स्थित है आपके डिब्रू सेखोवा, जिसके निर्माण की बात करें कि इसमें असम वाला जो है आपके, इसका निर्माण हुआ था 1999 में, 1999 में इसका निर्माण हुआ। वहीं बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, ये गोलाघाट और नवागांव में 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसके निर्माण ये क्यों फेमस है? असम में इसलिए फेमस है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। पूरे भारत में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, एक है आपका असम और दूसरा है आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो 2 ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, एक है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क। एक बात करें मानस जो आपके स्थित है बारपेटा जिले में, और बोंगाई गांव एक जिला है। इन दोनों जिलों में इसका विस्तार है। इसके निर्माण की बात करें तो 1990 में इसका निर्माण हुआ था, यानी 1990 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, याद रखना। वहीं नामेरी की बात करें तो इसको लगभग 1998 के आसपास इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
1998। इसका नाम है नामेरी। औरंग की बात करें तो औरंग जो स्थित है आपके दराग जिले में और आपके सोनितपुर जिले में। इसके निर्माण की बात करें कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 1999 में, 1999 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रायमोना की बात करें तो रायमोना आपके पड़ता है कोकराझार एक जिला है असम में। और इसके निर्माण की बात करें कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 2021 में। और इसके साथ साथ देखिए एक और राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था जो भारत का अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान बना था 2021 में, ये भी आपके देहिंग पटकाई का भी निर्माण 2021 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, याद रखना। तो ये भी आपके असम में पड़ता है। देहिंग पटकाई आपके तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, ये 3 जिलों में इसका विस्तार है। आइए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के बारे में याद रखना। इसके लिए एक ट्रिक है, हरी पर शक। तो यहाँ से शक से आप रख रहे हैं, पर को आप साइलेंट छोड़ दीजिए। हरी से हो जाएगा हरियाणा, शक से हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा सुल्तान, और कैसे हो जाएगा कालेसर। तो कालेसर और सुल्तान ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके हरियाणा में हैं, क्योंकि ऊपर वाले अब तक हम देख चुके हैं। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हरी पर शक एक ट्रिक है, और हरी से हो जाएगा हरियाणा, से हो जाएगा सुल्तानपुर, कैसे हो जाएगा कालेसर। ये कालेसर कहाँ स्थित है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, और सुल्तानपुर गुरुग्राम यानी गुड़गांव में स्थित है। इनके निर्माण की बात करें कि इनका निर्माण कब हुआ था, हरियाणा वाले इनका एक 2003 के आसपास इसका निर्माण हुआ था, और दूसरे का 1989 के आसपास। तो ये 2003 में, ठीक है, 2003, और ये 1989 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। हरियाणा में 2 पड़ते हैं, सुल्तानपुर आपके कालेसर। ये इनके सबसे फेमस चीज़ क्या है, यानी कह सकते हैं किस जानवर के लिए फेमस है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी इस क्लास में केवल मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस किस राज्य में स्थित है, और उस राज्य के कौन से जिले में स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा, हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें एक है ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ठीक है, इंद्रकिला, खिरगंगा, पिन वैली, और आपके, ठीक है, सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक आपके ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है आप लोग, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आप पहले इसको नोट कीजिए। ये जो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये ग्रेट निकोबार नहीं है, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक मुझसे गलत लिख गया है, ये ग्रेट हिमालय है। कौन सा है, ग्रेट हिमालय, ये निकोबार नहीं है, ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है, याद रखना, ग्रेट हिमालय। मैं कह रहा था मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है इसमें, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय आपके कुल्लू में स्थित है, इंद्र किला आपके कुल्लू में स्थित है, खिरगंगा आपके कुल्लू में स्थित है, पिन वैली इसके आपके लाहौल और स्पीति में स्थित है, लाहौल और स्पीति, और सिंबलवारा आपके सिरमौर में स्थित है। इनके निर्माण की बात करें कि इनका निर्माण कब को हुआ था, एक का निर्माण 1989 में हुआ था, फिर उसके बाद 2010, फिर 2010, तो एक का निर्माण 1989 यानी 1989, ठीक है, 1989, 2010, तो 2010 में इनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है, सॉरी ये ऊपर वाला 2010, ये वाला, तो 2010 और ये भी 2010, ये 2010 में बनाए गए थे राष्ट्रीय उद्यान। जब हम पिन वैली की बात करें तो पिन वैली को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 1987 में। तो 1987 की बात करें, 1987 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वहीं सिमनबाला की बात करें तो ये जो आपके राष्ट्रीय उद्यान था, इसको भी 2010 में राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में रखा गया था, याद रखना। ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित। और इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बना दूंगा, ट्रिक बहुत शानदार से लेकर के आऊँगा, जानदार एकदम ट्रिक लेकर आऊँगा। तो आगे जो राष्ट्रीय उद्यान बचे हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस आपके हेमिस जो है ये भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है आपके, हेमिस है। और ये कहाँ स्थित है, देखिए पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में, लेकिन 2019 के बाद अब ये लद्दाख में है। कहाँ, लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा आपको कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा।
और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका निर्माण 1936 में हुआ था? इसे हम कहते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, जिम कॉर्बेट को हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से पहली बार 1973 में पहली बाघ जनगणना जब शुरू हुई थी तो उस समय पहली बार जनगणना शुरू की गई थी आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसको बनाया गया था, याद रखना आप सभी लोग। और 1973 में एक बाघ परियोजना जब चलाई गई थी, इस बाघ परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले बाघों की जनगणना शुरू की गई थी, तो वो की गई थी आपके जिम कॉर्बेट से, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट से बाघों की पहली जनगणना शुरू हुई थी। उस समय तत्कालीन समय में जब बाघों की संख्या निकल कर आई तो कुल मिलाकर 268 थी। वर्तमान में बाघों की संख्या जो है 3167 है, ठीक है, 3167, जिसमें से सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में 785 बाघ पाए जाते हैं। लेकिन बाघों की बात करें तो इसमें से, ठीक है, जो आपके क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे अधिक मात्रा में बाघों की संख्या है वो आपके जिम कॉर्बेट वाले उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखना। यानी जो आपके एक होता है कि क्षेत्रफल के अनुसार, यानी जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुसार कितने बाघ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके उत्तराखंड का वो भी आपके जिम कॉर्बेट, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपके कर्नाटक, इसमें 763 बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद उत्तराखंड आता है 700 नहीं, जबकि 563 बाघ पाए जाते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो 560 बाघ पाए जाते हैं। और चौथे नंबर पर आता है आपके महाराष्ट्र, ठीक है, 444 बाघों की संख्या महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर के 3167। सभी राज्यों की बात करें तो कुल मिलाकर के 18 राज्यों में, ठीक है, 54 बाघ जो आपके ये है बाघ आरक्षित क्षेत्रों को इनको चिन्हित किया गया है, जिनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, और जिनमें बाघों को संरक्षण देने के लिए 54 बाघ आरक्षित क्षेत्र वहाँ पे चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जिम कॉर्बेट यहीं पर बाघ परियोजना चलाई गई थी, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए, जय हिंद और जय भारत। और क्लास देखना ना भूलें।